Hello my dear students, good morning and Jai Shri Krishna to all of you. So we are discussing about the thermodynamic chapter number 6, standard 11. In our previous lecture we discussed about the properties of system like extensive property, intensive property, state functions, path functions, etc. But today we are going to discuss about the zeroth law of thermodynamically reversible reaction and first law of thermodynamics. So let's start the first point, zeroth law of thermodynamics. zeroth law of thermodynamics क्या है बच्चों? ये बढ़िया वाला थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट मतलब जीरोथ लॉ है वो बहुत अच्छा एग्जांपल देता है। आपकी रूटीन लाइफ में आपने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे होंगे कि जिसमें आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखने को मिलेगा, मगर आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। सबसे पहले ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है उसके बारे में मैं आपको बात करता हूँ। ये टेक्निकली बात हम बाद में करेंगे, अभी हम नॉन टेक्निकल बात करते हैं। अगर किसी दो हीट कंडक्टिव सब्सटेंस को आप ले लो और उसका टेम्परेचर शायद अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। सो व्हेन टू हीट कंडक्टिव सिस्टम्स which have different temperatures and when they are connect with each other, वो जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तभी क्या होगा, जो सिस्टम में जो हीट कंडक्टिव सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसमें से हीट शिफ्ट हो जाएगी जो टेम्परेचर कम होगा, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा जो सिस्टम कम टेम्परेचर वाला होगा। इट मीन्स द हीट ट्रांसफर फ्रॉम higher temperature to lower temperature in that connected heat conductive systems, मतलब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट शिफ्ट हो जाएगी, कन्वर्ट होगी, ट्रांसमिट होगी। तो आप बोलोगे कि सर कितनी देर तक हीट ट्रांसमिट होगी? जब तक वो हीट कंडक्टिव सिस्टम्स के जो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं वो दोनों का टेम्परेचर जब तक इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तब हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा, ऐसा हमें लगेगा, ऐसा फील होगा, मगर एक्चुअली तभी इक्विलिब्रियम स्टेप आ जाएगी। इक्विलिब्रियम स्टेट हम बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा, ठीक है। और वो इक्विलिब्रियम स्टेट को हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। और कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता होगा, जो भी कोई कंडीशन आ गई जब दोनों सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल हो गया और थर्मल इक्विलिब्रियम सेट हो गया और वो थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के बाद वो थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने का जो फिनोमिना है, जो प्रोसेस है, जो मेथड है, उसे बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। मतलब जो थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये जो मैंने आपको बात की उसको मैं बेटर एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। जब मैं छोटा था, मेरी लाइफ के बारे में ही आपको बात करता हूँ। मैंने खुद ने अपने बचपन में कुछ ऐसी प्रोसेस की है, जब मैं थर्मोडायनेमिक्स को उसमें इन्वॉल्व करूँगा तो वहाँ पे मुझे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक देखने को मिलेगा। शायद आपको भी मिले, जो मैंने किया वो आपके साथ शेयर करता हूँ, शायद आपने भी वैसा ही किया हो। मेरे बचपन में जैसे हम दो भाई है, मेरे से छोटा भाई है जिसका नाम रवि है, मेरा नाम राजू है। मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, मुझसे 1.5 साल छोटा है। जब भी हमें सुबह जल्दी उठना था स्कूल जाने के लिए, तो तभी हम दोनों के बीच में एक ही आर्ग्यूमेंट रहती थी। वो जब नहाने जाना हो तो वो बोलते हैं कि भाई तू जा, मैं बोलता हूँ नहीं रवि तू जा, वो बोलते भाई तू जा, मगर मैं तो बड़ा हूँ। अभी हम दोनों के आर्ग्यूमेंट में बीच में जो लॉयर होगा वो होगी मेरी मम्मी बोलती है कि राजू तू बड़ा है, तू नहीं समझता, जा तू नहाने जा। तो मैं नहाने जाता था। अभी तभी क्या था, एक हमारे घर पे एक जो बड़ा वाला जो टब था, मतलब उसमें ठंडा पानी भरा हुआ रहता था, मुझे वो पानी यूज़ करना होता था। मगर गर्म पानी की भी ज़रूरत होती है नहाने के लिए। मैं ऑलमोस्ट गर्म पानी से नहाता हूँ। तो फिर मेरे मम्मी ने मुझे एक बड़ी सी बाल्टी बकेट भर के गर्म पानी की दे दी और बोला, वो एक रूल था कि आधा गर्म पानी मुझे यूज़ करना होता है और आधा रवि के लिए छोड़ना होता है, मेरे भाई के लिए। अभी क्या होता, तब मैं जब नहाने जाता था तो मुझे नहाने की बजाय कुछ खेल ऐसा दिमाग में आता था और मैं क्या करता था कि पूरा पानी जो टब था वो पूरा पानी का भरा हुआ था ठंडे पानी से, उसमें मैं एक
टब, छोटा वाला टब लेके और उसमें से मैं गर्म पानी भर के ठंडे पानी में मिक्स करता था। तो क्या करता था, गर्म पानी की बकेट सी थी, उसमें से गर्म पानी लेके और ठंडा पानी भरा हुआ जो टब था उसमें डालता था। तो डालने के बाद मैं क्या करता था, वो उसको साइड में रख के मैं डायरेक्टली उसमें हाथ डाल देता। तो मुझे क्या फील होता था कि भाई ऊपर की ओर जो ऊपर की सरफेस होगी जहाँ पे मैंने गर्म पानी डाला था, ऊपर की सरफेस मुझे गर्म लगेगी, हॉट लगेगी, और जो हाथ मेरा अंदर की ओर चला गया था वो टब में, वहाँ मुझे ठंडा फील होता था। मतलब वहाँ का पानी ठंडा लगता था, ऊपर की ओर गर्म लगता था, नीचे की ओर ठंडा लगता था। तो बोले ये क्या है। तो थोड़ी देर के बाद मैं हाथ निकाल देता था और बैठता था। बाद में वापस मैं एक्सपेरिमेंट करता, तो तब मेरा दिमाग नहीं चलता था कि एक्चुअली इसके पीछे का साइंस क्या है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस फिनोमिना, ये प्रोसेस क्या है, मुझे कुछ पता नहीं, बस मजा आता था और मजा लेता था मैं। बाद में मैं थोड़ी देर के बाद वापस में उसमें हाथ डालता था। तो क्या होता था, हाथ डालने के बाद जब मैंने देखा तो पहले जैसे फिनोमिना नहीं रही, पहले जैसे सिस्टम नहीं रही। पहले क्या था, इनिशियली जब मैंने पानी डाल दिया, गर्म पानी, नीचे था ठंडा पानी, ऊपर था गर्म पानी, हाथ डाला तो ऊपर मुझे गर्म फील होता था, नीचे ठंडा फील होता था। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि ऊपर की जो सरफेस थी जहां पे एकदम हॉट वाटर था उतना हॉट नहीं रहा, और नीचे का जो सरफेस वाला बॉटम के साइड में जो वाटर था वो उतना ठंडा नहीं रहा, वो गर्म हो गया। थोड़ी देर के बाद मैंने जब हाथ डाला तो ऊपर और नीचे दोनों साइड इक्वल टेम्परेचर हो गया था। क्या हुआ था, इक्वल टेम्परेचर हो गया था। तो देखिए मैं आपको वो समझाता हूं कैसे मैं करता था। सपोज मेरे पास एक बड़ा वाला टब यहाँ पे भरा हुआ था, यहाँ पे कोल्ड वाटर था इसमें, शायद सोच लो, और यहाँ पे एक दूसरी बकेट थी, ये बकेट में हॉट वाटर था। ठंडा पानी गर्म पानी भर दिया। अभी मैं क्या करता हूं, इसमें मैं गर्म पानी थोड़ा ले लेता हूं। अभी इसे भर के मैं यहां पे डाल दूंगा तो यहां पे गर्म पानी आ जाएगा अपर सरफेस में, इनिशियल पॉइंट पे। और अभी जब ये डाला तभी इंस्टेंट मैंने इसमें हाथ डाल दिया, तो मुझे क्या लगता था कि यहाँ वाला जो पानी था वो गर्म था, नीचे का पानी ठंडा था। मुझे दोनों अलग अलग लेवल फील हो रहे थे। ठीक है, मैंने फील किया ऊपर गर्म है, नीचे ठंडा है। बाद में थोड़ी देर बाद मैंने वापस हाथ डाला, उसमें पानी नहीं डाला, डायरेक्ट हाथ वापस डाल दिया, तो देखा कि अभी ऊपर वाला जो पानी जितना गर्म था उतना गर्म नहीं रहा, नीचे की ओर जो पानी था उतना ठंडा नहीं रहा, दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया। बोले ठीक है चलो, कुछ तो अलग हुआ, कुछ तो अलग हुआ। वापस मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बात है, शायद आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा, आप कन्फ्यूज नहीं करते होगे मगर किया तो जरूरी होगा। अभी तभी मेरे दिमाग में एक बढ़िया वाली बात है कि चलो ये कुछ तो चेंज हुआ, वापस एक काम करता हूँ, थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ और वापस हाथ अंदर डाल दूंगा। तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा सोचा था कि शायद इस बार मुझे ऐसा फील होगा कि गर्म पानी, जैसे पहले कैसा था, ऊपर गर्म था नीचे ठंडा था, बाद में दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया, तब बाद में मुझे वापस ऐसा लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि नीचे गर्म आ जाएगा, ऊपर ठंडा आ जाएगा पानी, ऐसा लगा। क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि शायद ये गर्म पानी नीचे की ओर जा रहा होगा। तभी तो मैं साइंस नहीं जानता था, बहुत छोटा था तब, जब समझ में आ गया तब ऐसा कुछ नहीं करने लगा मैं। मगर तभी मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि शायद पानी नीचे जा रहा हो, गर्म पानी नीचे जा रहा हो, ऐसा मैं सोच रहा था। तो थोड़ी देर के बाद मैंने वापस हाथ डाला, तब मैंने रिजल्ट क्या एज्यूम किया था कि गर्म पानी नीचे आ जाएगा, ऊपर ठंडा पानी होगा। मगर जब मैंने वापस हाथ डाला तो ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं मिला, मुझे वैसा का वैसा ही पानी मिला, इक्वल टेम्परेचर वाला। मतलब तब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहा, एक बार इनिशियल पॉइंट पे था, बाद में नहीं रहा। तो क्या हुआ होगा कुछ नहीं पता था। तब मेरी मम्मी की आवाज आती थी, राजू नाइली धूते, तूने नहा लिया क्या? तो तभी मैं बोलता हूँ हाँ मम्मी 2 मिनट, तभी मैं स्टार्ट करता था। तो मैं बहुत बार ऐसा एक्सपेरिमेंट करता था। वापस में ये सपोज के ये जो इक्वल टेम्परेचर हो गया तो बाद में वापस में एक पूरा टब भर के गर्म पानी डालता था, वापस हाथ डालता था, ऊपर गर्म नीचे ठंडा, वापस थोड़ी देर के बाद दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता। हर बार ऐसा होता था, मगर कोई एक टेम्परेचर आके स्टेबल हो जाता था। मैं सोचा ये ऐसा क्यों होता होगा। तभी जब बड़ा हुआ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ा, तभी मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि यार वो दिन का आंसर आज मिला।
क्या होता हुआ होगा कि देखिए H2O है, वाटर है, वो हीट कंडक्टिव है। देखिए बच्चों आप सब जानते हो H2O है वो हीट कंडक्टिव है। तो क्या होगा, ये वाटर है, इसका टेम्परेचर है शायद T1, इसका टेम्परेचर हो T2, यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2 है, तो ये ज्यादा टेम्परेचर वाला हीट कंडक्टिव सब्सटेंस है, ये कम टेम्परेचर वाला हीट कंडक्टिव सब्सटेंस था। अभी तो मैंने ये क्या कर दिया, इसमें से T1 वाला टेम्परेचर वाला पानी इसमें डाल दिया। तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर इनिशियली था T1, इसका था T2, मतलब ये ठंडा वाला था, ये गर्म पानी था। तो क्या होगा उसके बाद, जब ये गर्म पानी था तो यहां से हीट नीचे की ओर आने वाली है, मतलब यहां से हीट ट्रांसमिट होगी, हीट नीचे आ जाएगी, हीट ट्रांसफर होना शुरू कर दिया। अभी थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आया, अभी हीट ट्रांसफर हो रही है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की ओर हीट जा रही है। कहां जाएगी हीट, कहां जाएगी भाई, हीट जाएगी ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर जाएगी। ठीक है, तो ये सिस्टम था जो कोल्ड वाटर था, उसमें हीट आने वाली है कहां से, हॉट वाटर में से। तो क्या हुआ, हॉट वाटर में हीट कम हो गई, कोल्ड वाटर में हीट ज्यादा हो जाने लगी है, धीरे धीरे हॉट वाटर की हीट कम हो जा रही है, कोल्ड वाटर की हीट ज्यादा होने लगी है। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना बच्चों कि दोनों में हीट इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हीट ज्यादा थी, इसकी ब्लैक वाला जो मैंने मार्कर यूज किया वो कोल्ड वाटर था, उसकी हीट कम थी, तो उसका टेम्परेचर भी कम था, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया टेम्परेचर इज द हीट ऑफ लेवल ऑफ हीट। ये थर्मोडायनेमिक्स का जो जीरोथ लॉ है वही टेम्परेचर की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। समझ में आया आपको? क्या हुआ, देखो ठंडा पानी था, उस पे मैंने गर्म पानी रख दिया, दोनों के दोनों हीट कंडक्टिव सब्सटेंसेस है, वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, तब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट ट्रांसमिट होना शुरू हो गया, हीट ट्रांसफर हो रही है। कब तक हीट ट्रांसफर होगी, जब तक ये दोनों हीट कंडक्टिव सिस्टम्स की टेम्परेचर इक्वल नहीं होंगे तब तक हीट तो जाने ही वाली है। और कभी तब तो वो क्या, कौन सा स्टेप होगा, इनिशियल स्टेप होगा। थोड़ी देर बाद आप देखोगे, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि तब थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया। क्यों, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही थी, यहाँ नीचे की हीट बढ़ रही थी, ऊपर की हीट कम हो रही थी, उस ऊपर का हीट का लेवल कम हो रहा था। सुनिए, हीट का लेवल, क्योंकि इनिशियली इसका हीट का लेवल ज्यादा था, इसका हीट का लेवल ज्यादा था, ये हॉट वाटर था, उसकी हीट का लेवल ज्यादा था तो उसका टेम्परेचर ज्यादा था। कोल्ड वाटर की हीट का लेवल कम था तो उसका टेम्परेचर कम था। अब ये ज्यादा हीट वाले वाटर को कम हीट वाले वाटर में डाल दिया तो हीट का डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। तो ज्यादा टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या होगा, कोल्ड वाटर की हीट का लेवल बढ़ जाएगा, हॉट वाटर की हीट का लेवल कम हो जाएगा। एक बार ऐसा होगा कि हॉट वाटर की हीट का लेवल कम हो रहा है, कोल्ड वाटर की हीट का लेवल ज्यादा हो रहा है। एक ऐसी सिचुएशन ऐसी आ जाएगी तब दोनों सिस्टम की हीट का लेवल इक्वल हो जाएगा, तब T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। और जब टेम्परेचर सेम होता है तभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भैया अभी हीट कहीं पे नहीं जाने वाली है, मगर नहीं, तभी थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हीट ट्रांसफर होना बंद हो गया, मगर बच्चों ये हीट ट्रांसफर होना कभी बंद नहीं हुआ होगा, वहां पे हीट ट्रांसफर प्रोसेस इक्विलिब्रियम स्टेट को एस्टैब्लिश कर देगी। मतलब दोनों की हीट जब इक्वल हो जाएगी तो जितनी हीट नीचे की ओर आएगी उतनी हीट नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, और तभी जो दोनों सिस्टम होगी उसका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। और जब टेम्परेचर सेम होता है वो कितना होगा, जितना भी होगा वो टेम्परेचर सेम होने के बाद वो जो ओवरऑल टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे, ओवरऑल थर्मल जो इक्विलिब्रियम होगा वो थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना होगा, वही होगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा एग्जांपल आपको बच्चों में देता हूं, तब आप उससे भी ठीक तरह से आप शायद समझ पाओगे। देखिए मेरे पास एक रोड है, यह आयरन रोड है, Fe रोड। बच्चों इसका टेम्परेचर है शायद T1, ठीक है। अभी मेरे पास कोई एक दूसरा रोड है, ये दूसरा वाला जो रोड है उसको मैं पहले वाले रोड से जोड़ देता हूं, मतलब एक दूसरे को कांटेक्ट में लाता हूं, ठीक है। ये भी Fe ही होगा और उसका टेम्परेचर है T2। सोच लीजिए T1 इज ग्रेटर देन T2। शायद ये रोड गर्म वाला है, ये ठंडा वाला रोड है, मतलब उसका टेम्परेचर कम है, इसका ज्यादा है। तो क्या होगा, अभी आयरन तो मेटल है, मेटल ऑलवेज हीट कंडक्टिव ही होता है। तो क्या होगा, ये ज्यादा हीट वाला जो आयरन रोड है वहां से हीट ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस, जैसे आप बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिकली अपने आप कहां से कहां जाएगी बच्चों, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की हीट ऑटोमेटिकली कम टेम्परेचर की ओर जाने लगेगी, ठीक है।
तो हीट यहां पे ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम रोड 1 टू रोड 2। तो धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, इसका हीट का लेवल कम होता जाएगा, इसका हीट का लेवल ज्यादा होता जाएगा। तो इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होता जाएगा। एक बार ऐसा होगा कि जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो ये वाला Fe और ये वाला Fe दोनों में थर्मल इक्विलिब्रियम जब आएगा, तब इसका सपोज टेम्परेचर T1 और इसका T2 बोलता हूं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तब जितनी हीट लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट होती होगी, उतनी ही हीट राइट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट होती होगी। इसे बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तभी आपको ऐसा लगेगा कि भाई हीट कंडक्शन बंद हो गया, मतलब हीट का आना जाना एक दूसरे में बंद हो गया। आपको ऐसा लगेगा क्योंकि हीट का जो दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया, मगर एक्चुअली वो हीट का ट्रांसमिशन स्टॉप नहीं हुआ होगा, वो इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया और डायनेमिक नेचर हो गया। डायनेमिक नेचर का मतलब जितनी हीट ये रोड से यहां जाने वाली है, मतलब एक हीट कंडक्टिव सब्सटेंस से दूसरे हीट कंडक्टिव सिस्टम में जितनी हीट जाएगी इक्विलिब्रियम स्टेट पे, उतनी ही हीट कंडक्टिव सिस्टम 2 से हीट कंडक्टिव सिस्टम 1 में साइमल्टेनियसली आने वाली है, एक दूसरे के सामने। तो ओवरऑल चेंज आपको 0 दिखेगा। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, इसे बोलते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम का जो थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने की जो फिनोमिना है, प्रोसेस है, उससे बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों और एक एग्जांपल देता हूं आपको, चलिए। सपोज वी हैव हॉट कप ऑफ टी, गरम टी से भरा हुआ एक कप रखा है यहां पे। अभी क्या होगा, ये कप में टी भर दी हमने और ये हॉट टी है, इसका टेम्परेचर T1 सपोज 90 डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए 90 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो यहां पे ऊपर की ओर कौन आ जाएगा, तो सराउंडिंग, ये हो जाएगा सराउंडिंग, मतलब जहां पे आप ओपन एटमॉस्फेयर में टी रखते हो कप में लेके, तो ये जो सब एटमॉस्फेयर है उसके लिए सराउंडिंग ही हो जाएगा। इसका टेम्परेचर T2 होगा, वो होगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो अभी सोचिए, क्योंकि टी भी हीट कंडक्टिव होगी और सराउंडिंग है वो तो हीट कंडक्टिव होगा, उसमें हीट ट्रांसमिट हो सकती है। तो क्या होगा, ये एक गर्म टी है, यहां से हीट बाहर निकलेगी, कहां निकलेगी, बाहर की ओर, मतलब हीट बाहर निकलेगी। तो आपको देखिए फील भी हो सकता है, आप एक कप भर के गर्म टी उसमें भर दीजिए और ऊपर एक बार थोड़ा से ऊपर की ओर हाथ रखना, तो आपको गर्म फील होगा, हॉट हॉट हॉट, मतलब हीट को, आपको हीट की फीलिंग आने वाली है। क्यों भाई, क्योंकि हीट बाहर निकल रही है। कब तक निकलेगी, कब तक हीट बाहर निकलेगी, कब तक हीट का ट्रांसमिशन होगा सिस्टम से सराउंडिंग की ओर, मतलब दो हीट कंडक्टिव सिस्टम्स में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की ओर कब तक हीट जाएगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। तो ये जब थोड़ी देर के बाद आप देखोगे तो ये टी है, वो टी ठंडी होने वाली है, और यहां पे जब इसका टेम्परेचर हो जाएगा, वो टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर के नजदीक ही आएगा इसका टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर तक टेम्परेचर आ जाएगा, ठंडी चाय हो जाएगी तब। तो ऐसा नहीं होगा कि अभी थोड़ी देर और रहने दो, वो और ठंडी हो जाएगी, आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। उसका टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। ये जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट को एस्टैब्लिश करने की जो फिनोमेना, ये जो एस्टैब्लिश्ड हुआ है ये टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम, उसे बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, आप अगर ऐसा बोलोगे सर ये थर्मल इक्विलिब्रियम आने तक की जो प्रोसेस है, मतलब यहाँ जो हॉट टी है इसमें से हीट बाहर निकल रही है, ये जो फिनोमिना है बाहर निकल रही है हीट, इसे थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ बोलते हैं? नहीं, इसे नहीं बोलते हैं। ये तो प्रोसेस है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक तक पहुंचने के लिए उसे हीट रिलीज करना होगा इसे। और थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ कब अप्लाई होगा, जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। देखिए ये बात आपके जहन में रखना होगा आपको। अगर कोई आपको पूछता है कि वी हैव अ हॉट कप ऑफ टी एंड
heat transmit from hot tea to surrounding, then which follows the first law or zeroth law or second law or third law of thermodynamic, then we can say which follows the first law of thermodynamic. Heat एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट होगा, उसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बोलते हैं, हम आगे देखेंगे। तो आप बोलोगे कि सर आपने एग्जांपल जीरोथ लॉ में ले लिया। मैंने एग्जांपल जीरोथ लॉ में लिया है क्योंकि यहाँ पे हीट जा रही है, ये जीरोथ लॉ नहीं दिखा था। जीरोथ लॉ ये बोल रहे हैं कि जब जाने के बाद ये टेम्परेचर आ जाएगा, वो फिक्स टेम्परेचर होगा क्योंकि यहां और यहां दोनों का इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद, यही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाने के बाद यही इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। व्हेन टू हीट कंडक्टिव सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन दे फॉलो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। बहुत ही सिंपल सी बात, अभी आपको शायद ये समझ में आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि सर जब दो हीट कंडक्टिव सिस्टम्स जिसका टेम्परेचर अलग अलग है, उस दोनों को जब आप जोड़ते हो एक दूसरे के साथ, तो जो ज्यादा टेम्परेचर वाली सिस्टम है उसमें से हीट ट्रांसमिट होने लगेगी कम टेम्परेचर की ओर। जब तक दोनों सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता तब तक हीट जाने वाली है। ज्यादा टेम्परेचर वाले की हीट कम हो जाएगी, कम टेम्परेचर वाले की हीट का लेवल बढ़ जाएगा, दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, तब थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, वो होगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। हीट ट्रांसमिट हो रही है, वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, ये देख लीजिए आप। अभी बात करता हूं यूजेस ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। यूज क्या है इसका, कहां पे यूज हो सकता है? देखिए बच्चों, सपोज भगवान न करे और आपका फीवर बढ़ जाए, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए, तो फीवर की वजह से जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप बोलोगे कि सर मैं बीमार हो गया हूं, तो डॉक्टर बोलेगा कोई बात नहीं, देख लेते हैं बॉडी टेम्परेचर कितना है। चेक करने के बाद वो आपके मुंह में थर्मोमीटर रखेंगे। थर्मोडायनेमिक कहाँ रखेंगे? थर्मोमीटर रखेंगे यहाँ पे। तो थर्मोमीटर का फंक्शन क्या होता है? देखिए थर्मोमीटर में क्या होता है कि यहाँ पे सपोज एक थर्मोमीटर है और थर्मोमीटर में छोटी वाली एक लाइन होती है, मतलब वहां पे गैप होता है सिलेंडर की तरह, और यहाँ पे नीचे की ओर मर्क्यूरी फिल कर देंगे, मर्क्यूरी। अब ये मर्क्यूरी है वो मेटल है, लिक्विड है, और वो हीट कंडक्टिव भी है। अभी इसका कुछ लेवल है, रूम टेम्परेचर तक सपोज यहाँ पे हीट, यहाँ तक मर्क्यूरी भरा हुआ है। अभी आपका बॉडी टेम्परेचर और ये थर्मोमीटर का टेम्परेचर अलग हो सकता है, क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया और ये थर्मोमीटर भी बाहर है, तो वो रूम टेम्परेचर पे होगा। अब जब आपके मुंह में रखेंगे इस थर्मोमीटर को, तो आपका बॉडी टेम्परेचर, आपके मुंह का बॉडी टेम्परेचर और ये थर्मोमीटर का टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा। थर्मोमीटर एंड यू बोथ आर हीट कंडक्टिव, so when both of that are connect with each other, then heat transmit from higher temperature containing system to lower temperature containing system till thermal equilibrium established। जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो नहीं जाता तब तक वो जाती रहेगी हीट। तो क्या होगा, आपकी बॉडी टेम्परेचर की जितना भी टेम्परेचर हो उसके अनुसार यहाँ पे हीट ट्रांसमिट होती जाएगी। इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये मर्क्यूरी तो लिक्विड है, तो क्या होगा, लिक्विड जो मर्क्यूरी है उसका हीट का लेवल बढ़ जाएगा। हीट का लेवल बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो मोलेक्यूल, मतलब सॉरी मर्क्यूरी के एटम्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो लेवल है वो ज्यादा ऊपर चढ़ने लगेगा, चढ़ेगा। कब तक ये ही जो मर्क्यूरी का लेवल है कब तक ऊपर जाएगा? जब तक इसका टेम्परेचर और आपकी बॉडी का टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं करता। जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली और हीट ट्रांसमिट होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फिक्स लेवल मेंटेन रहेगा और यहाँ पे जो भी टेम्परेचर लिखा होगा वो टेम्परेचर आपकी बॉडी का होगा। एक्चुअली थर्मोमीटर ने आपने किसका टेम्परेचर नापा है? मर्क्यूरी का, मगर उतना ही टेम्परेचर आपकी बॉडी का होगा ना। कैसे पता चला? क्योंकि आपकी बॉडी के साथ इसने क्या एस्टैब्लिश कर दिया? थर्मल इक्विलिब्रियम। और ये थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। अब आप आपके बॉडी में ये रखने, ऐसे ही रख लो, शाम तक रखोगे टेम्परेचर उतना ही रहेगा। जैसे जितना आपका बॉडी का टेम्परेचर होगा उतना ये यहाँ पे लेवल अप डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्मोमीटर का जो कॉन्सेप्ट, ये जो एप्लीकेशन है, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करती है। और एक बहुत बढ़िया बात करता हूं बच्चों, इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसके बिना पे आप समझ सकते हो कि भैया टेम्परेचर क्या है। अगर किसी सिस्टम की हीट का लेवल बढ़ जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर किसी सिस्टम की हीट का लेवल कम हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो
बच्चों ये हमने देख लिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट बात हम करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल रिएक्शन, थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल रिएक्शंस। So my dear students, so many reactions which have very fast rate of reaction and so many reactions are happen in our world which have very slow rate of the reaction। कई सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं इसका जो रेट होगा वो बहुत ही कम होगा और इतना रेट कम होगा कि शायद वो रिएक्शन को आप देखो तो आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि ये रिएक्शन हो ही नहीं रही है, फिर भी वो रिएक्शन होती होगी, मगर इतना स्लो रेट होगा कि उसके सब माइक्रोस्कोपिक स्टेप हो गए, रिएक्शन होने के जो स्टेप हो गए माइक्रोस्कोपिक स्टेप, वो सभी के सभी माइक्रोस्कोपिक स्टेप इक्विलिब्रियम स्टेट में हो गए, तो आपको ऐसा लगेगा कि रिएक्शन हो ही नहीं रही है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं और एग्जाम्पल देने के बाद मैं आपको थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाऊंगा, मतलब समझाऊंगा। चलो मैं आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल देता हूं कि उसको यूज करने के बाद आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए। बच्चों अगर आप आपकी टू व्हील में मतलब बाइक या तो एक्टिवा स्कूटर में पेट्रोल फिल करवाने जाते हो तो आप जब साइड से देखोगे तो आपको पेट्रोल का जो इवोपरेशन होता होगा वो आप देख सकते हो, उसको फील भी कर सकते हो। हाँ भैया मैंने देखा पेट्रोल ऑटोमेटिकली जा रहा है। और लिटरली अगर आप कांच के ग्लास में आप पेट्रोल फिल करके देखो तो आपको ऑटोमेटिकली उसका लेवल है वो थोड़ी स्पीड में नीचे आता आप देख पाओगे, मतलब वो जो रेट होगा इवोपरेशन रेट ऑफ पेट्रोल वो ज्यादा है। मगर उसके बजाय आपको मैं बोलूं कि चलो भैया वाटर का इवोपरेशन देख सकते हो क्या, तो आप बोलोगे नहीं अरे क्या आपका दिमाग चला गया है कि दिमाग चला गया कि ऐसा थोड़ी ना वाटर का इवोपरेशन होता होगा। मगर इवोपरेशन ऑफ वाटर हैज वेरी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत ही कम रेट से वो रिएक्शन होती है, आप उसको देख ही नहीं पाओगे। कोई बच्चे से बोलते हैं कि सर वाटर का इवोपरेशन थोड़ी होता है, अगर आपको इवोपरेट करना हो तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना होगा तो भी होगा। आप सही हो, आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई करते हो तो आप उसको बॉईल करते हो तब बहुत ही ज्यादा रेट से इवोपरेट होता होगा। मगर रूम टेम्परेचर पे भी वो H2O इवोपरेट होता है। ईच एंड एवरी लिक्विड सिस्टम्स आर इवोपरेट एट रूम टेम्परेचर, वो सभी रूम टेम्परेचर पे इवोपरेट होती है। मगर सभी लिक्विड सिस्टम्स के लिए जो इवोपरेशन रेट होगा वो इक्वल नहीं होगा, किसी का इवोपरेशन रेट ज्यादा होगा, किसी का इवोपरेशन रेट कम होगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर ये वाटर मॉलिक्यूल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे जो इवोपरेट ना होते तो जब आप अपने घर पे आपकी जमीन पे जब आपकी मम्मी जो पोछा लगाते हैं तो ये जो आपकी जमीन होगी वो गीली हो जाएगी, मगर थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली वो ड्राई हो जाती है। तो आपने क्या वो जमीन को हीट दे दी क्या 100 डिग्री सेल्सियस तक? नहीं, वो ऑटोमेटिकली इवोपरेट होगा, हाँ स्लो रेट होगा। आप बोलते हो कि अगर वाटर का इवोपरेशन स्लो है तो आप देखना चाहोगे तो आप देख के ही पता लगा सकते हो कि नहीं भाई इवोपरेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे वाटर का लेवल तो कम ही नहीं हो रहा है। मगर होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो इतना स्लो रेट है कि वो आप देख के पता नहीं लगा सकते। आपको लॉन्ग पीरियड के बाद, मतलब आपको ज्यादा समय के बाद देखना होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास एक पानी का ग्लास भरा हुआ है, यहाँ तक मैंने ग्लास भर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं कि भाई ये लेवल है H2O का। अभी यहाँ पे आपने H2 का लेवल देखा, अभी आप इसके सामने ही देखिए नीचे जा रहा है क्या लेवल। आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा बैठोगे, आपको ऐसा लगेगा कि लेवल वहां का वहां ही है। मगर आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 महीने के बाद आना है। ये जो ग्लास है वो यहीं पे रख दो, रूम बंद कर दो, ये जो सरफेस है वो खुली रखनी चाहिए, ओपन सिस्टम रखना होगा आपको। 1 महीने के बाद आओगे तो आपका जो लेवल होगा वो कुछ शायद ऐसा हो सकता है, मतलब वाटर का लेवल कम हो गया, डाउन हो गया।
मतलब इतना वाटर इवोपरेट हो गया। तब आप बोलोगे अरे ऐसे कोई ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको पता नहीं चला और यहाँ पे एक सिप लेके चला गया कोई तो कम हो गया, नहीं, ये ऑटोमेटिकली वाटर मॉलिक्यूल इवोपरेट हो गए। मगर उसके लिए इसने कितना टाइम लिया, 2-3 महीने तक ले लिए। मतलब सिर्फ इतना इवोपरेशन होने के लिए भी उतने बहुत सारा टाइम ले लिया, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ऐसी प्रोसेस जो भी होती है उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल रिएक्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन इट मींस द रिएक्शन व्हिच एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में आपको वो रिएक्शन देखने को मिलेगी। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब आपको स्टेबल लगेगी। मैं आपको और एग्जांपल एक दो देता हूं, इससे आप बहुत ही बढ़िया एग्जांपल्स और देता हूं तो आप समझ पाओगे शायद। बाद में ये डेफिनेशन देखते हैं। इसका मैं प्रूफ देता हूं, इवोपरेशन होता है उसका मैं प्रूफ देता हूं। देखिए, सपोज आपके पास एक पानी की खाली बोतल है। देखिए, आप बिस्लेरी या तो कोई भी एक मिनरल वाटर की बोतल ले लो, खाली बोतल लेना है और आपको यहाँ पे बोतल में से पानी पीने के बाद ये बंद कर दो, बंद ही रखना। तो आप खाली बोतल लोगे तो क्या होगा कि सर ये जो उसका बॉटम पार्ट है उसमें से थोड़ा बहुत तो पानी बचेगा, थोड़ा बहुत तो बचेगा, 100% तो वो खाली नहीं होगा, थोड़ा बहुत बचेगा। अब ये खाली बोतल को आपको थ्रो नहीं करना है, कहीं पे भी डस्टबिन में डालना नहीं, आप घर पे कोई एक जगह पे रख दो। 2-3 दिन 4-5 दिन के बाद देखना आपको क्या लगेगा, यहाँ पे जो बोतल की जो सरफेस होगी, ये सरफेस पे आपको वाटर ड्रॉप्स, H2O के ड्रॉप्स मिलेंगे। यहाँ पे ड्रॉप्स कैसे आए? आपने तो कोई ऐसे डाला नहीं यहाँ पे। ये ड्रॉप इसलिए आया क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली इवोपरेट होते हैं और ऊपर जाने के टाइम पे देखा तो यहाँ पे रास्ता बंद है, तो वहाँ पे वो जो गैसियस H2O की डेंसिटी बढ़ जाएगी, गैसियस H2O का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में गैसियस H2O ज़्यादा वहाँ पे जमा हो गए तो क्या होगा, एक दूसरे के साथ कोलिजन होने की वजह से वो कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से वहाँ पे जमा हो गए, बोले वो ठंडा पड़ जाएगा H2O वेपर, और यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में जमा हो जाएगा। आपको यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो आप बोलोगे कि चलो भैया वाटर तो इवोपरेट हो रहा है, मगर आप देख तो नहीं पाए क्योंकि बहुत ही स्लो रेट वाला प्रोसेस है। आगे और एक बात करता हूँ, ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ, शायद आप इसके ये एग्जाम्पल से भी जान सकते हो। आपके घर में सपोज कोई क्लॉक है, तो क्लॉक में आपको 3 सुई मिलेगी। एक सुई होगी जो आर को नोटिफाई करती होगी, एक मिनट वाली सुई होगी जो मिनट को इंडिकेट करती होगी, और एक सेकंड वाली मिनट सुई होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 12, यहाँ पे लिखा है 1। ठीक है, अभी 12:05 हुए। अभी मैं आपको बोलूंगा कि आपके घर में घड़ी है, वो चालू है या बंद, आपको देखना है कि चालू है या बंद। तो आप घड़ी की ओर देखोगे तो क्या देख के बोलोगे कि ये घड़ी चालू है या बंद? तो आप देखोगे सेकंड वाली जो सुई है वो चालू है या नहीं, क्योंकि उसकी स्पीड है ना ज्यादा है, हर सेकंड पे उसका पोजीशन मूवमेंट करता है, और वो पोजीशन का मूवमेंट आप इजीली देख सकते हो। वो देख के आपको बताओगे हाँ भैया ये जो घड़ी है वो चालू ही है। मगर मतलब वो स्पीड से मूवमेंट करता है, स्पीड से मूवमेंट करने की वजह से उसकी जो रिएक्शन, उसे हम रिएक्शन बोले शायद, तो रिएक्शन की स्पीड ज्यादा है, आप देख सकते हो कि रिएक्शन हो रही है। मगर छोड़िए, मैं आपको ये सुई को देखने को बोल रहा हूं। चलो ये जो अभी ये आर को इंडिकेट करती है, अभी आप देखोगे कि 12 पे ये सुई अटकी हुई है। अभी सिर्फ उसे 1 बजे तक देखना है, तो इसको सिर्फ इतना ही मूवमेंट करना है ना, सिर्फ इतना मूवमेंट करना है, इतना मूवमेंट यहां से लेके यहां आना है। तो सिर्फ इतना मूवमेंट कितने टाइम में करेगा ये वाली सुई? 1 घंटा लगेगा। आप ये जो सेकंड वाली सुई देखते हो, तो ये सेकंड वाली सुई इजीली आप उसको देख सकते हो, उसके सामने देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो मूवमेंट कर रहा है। यहां पे आप देखोगे ये भी मूवमेंट तो करता ही है, बंद तो नहीं है, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि 1 घंटे के बाद आप देखोगे तो ये वाली सुई यहां पे आ जाएगी। ठीक है, मगर फिर भी आप इसको कभी भी मूवमेंट करते हुए देखना चाहोगे तो देख नहीं पाओगे। क्यों भाई? क्योंकि बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इतना स्लो कि आपकी आंखें उसको मेजर ही नहीं कर पाती।
क्योंकि इतने छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्टेप में आगे बढ़ता है, इतने छोटे एक ही झटके से नहीं आता 12 से 1 तक, इतने छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्टेप लेता है ये सुई इतनी छोटी छोटे माइक्रोस्कोपिक स्टेप लेती है कि ये ईच एंड एवरी स्टेप को आप भांप ही नहीं पाओगे। वी कैन नॉट मेजर दैट माइक्रोस्कोपिक स्टेप। इतने छोटे स्टेप लेके और 1 घंटे के बाद वो 12 से 1 तक पहुंच जाएगी, मगर आपको उसका मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, आपको 1 घंटे के बाद देखोगे तो आप बोलोगे सर ये वाला जो सुई था वो यहाँ पे 1 पे आ गया, मगर आपने उसको मूव करते देखा? नहीं देखा। मैंने 12 बजे देखा था तब वो यहाँ पे था, मूव होके यहाँ पे आ गया, मगर उसको मूव करते हुए किसी ने देखा नहीं। क्यों भाई? क्योंकि इतने छोटे स्टेप लेता है कि उसका मूवमेंट आप भांप ही नहीं सकते। उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि हर एक स्टेप आपको स्टेबल लगता है, हर एक स्टेप आपको ऐसा लगेगा कि ये रिएक्शन ही नहीं हो रही है और ये होती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तीसरा एग्जांपल दे दो, बहुत सारे एग्जांपल इसके लिए, अभी तीसरा एग्जांपल इनफ है, ज्यादा एग्जांपल नहीं देना चाहता। बॉडी ग्रोथ, जब आपके रिलेटिव्स में तो आपके घर पे कोई नेफ्यू या कोई भी छोटा बच्चा हो, न्यू बॉर्न बेबी, तब उसका आप हाइट देखोगे इतना होगा शायद। अभी आप देखो आपके साथ ही रहता है, डे बाय डे उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, मगर आपको पता है कि उसका ग्रोथ हो रहा है, हर दिन उसका ग्रोथ हो रहा है, मगर हर दिन आप जब उसको देखोगे तो आपको वो बढ़ता हुआ दिखेगा नहीं। उसका ऐसा नहीं है कि आज इतना सा है कल इतना हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ देखने को मिलेगा 1 दिन में अगर ये होता है तो, मगर उसका ग्रोथ इतना स्लो रेट से होता है कि उसका ग्रोथ आप देख नहीं पाओगे। उसका मैं आपको बेहतर एग्जांपल देता हूं। सपोज आप किसी के घर पे गए, किसी रिलेटिव के घर पे, और उसका बच्चा था शायद 1.5 या 2 साल का हो, शायद इतना सा। तब आपने उसको देखा, आपने उसको खिलाया, घूमने ले गए, ठीक है। और अब आप 1 साल के बाद उसके घर पे जाते हो, तब 1 साल के बाद अगर आप उसको देखते हो तो इतने से इतना हो जाएगा 1 साल के बाद। तभी आप बोलोगे उसकी मम्मी से, अरे मैंने 1 साल से पहले देखा था सिर्फ इतना था, ये बढ़ के कितना बड़ा हो गया। तब उसकी मम्मी आपको बोलेगी कि नहीं आपको ऐसा लग रहा है, वो अभी उतना ही है। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी उसको हर टाइम देखती है, और ईच एंड एवरी सेकंड पे जब वो देखेगी तो उसका ग्रोथ वो मेजर नहीं कर पाएगी। आपने क्या किया, लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद देखा, तो आपने जब आपके दिमाग में उसकी इमेज थी वो 1 साल पहले की थी, आज 1 साल बाद देखा तो और 1 साल के बाद इसने इतना ग्रोथ किया, तो आपको इतना ग्रोथ आपको लगेगा कि ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होते हुए आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत ही स्लो रेट रिएक्शन, तो वो भी हो जाएगी थर्मोडायनेमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्वेश्चन होगा सर ऐसा क्यों नहीं मेजर कर पाते, क्यों हम थर्मोडायनेमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन को देख नहीं पाते, क्यों उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हम? उसका रीजन है, अगर मुझे यहां से मुझे ये हाथ यहां से लेके यहां पे लाना है, तो मैं एक ही झटके से मैं यहां पे लाता हूं, एक ही झटके से मैं यहां पे लाता हूं, तो आप ये रिएक्शन को होते देख सकते हैं। अब बोलोगे कि फास्ट रिएक्शन है सर, यहां से शुरू किया यहां पे आ गया, हो गया प्रोसेस खत्म, मगर अगर ये हाथ यहां से लेके शुरू किया, अभी 1 साल के बाद यहां आने वाला है, तो यहां से स्टार्ट कर दिया रिएक्शन, अब ये मूव हो रहा है, बहुत ही धीरे धीरे मूव हो रहा है, मगर आप भांप नहीं पाओगे ये मूव हो रहा है या नहीं, क्योंकि मैं बहुत धीरे से 1 साल तक बैठो मेरे सामने, 1 साल तक मैं ऐसे धीमे हाथ ये आगे लेते जाऊंगा और यहां तक पहुंचा दूंगा। 1 साल तक बहुत ही छोटे स्टेप लेता हूं, तब मैं क्या होता हूं, अब मैं इसको जूम करके दिखाता हूं, बहुत ही छोटे स्टेप लेता हूं, छोटे छोटे स्टेप लेता हूं। तो छोटे स्टेप जैसे लेते जाऊंगा, तो एक स्टेप लेने के बाद मैं सिस्टम हूं, मैं सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर दूंगा, तभी जितने भी स्टेट वेरिएबल्स है लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वो सब इक्वल हो जाएंगे, मतलब स्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्टेप लूंगा और सिस्टम सराउंडिंग दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उसके बाद छोटा सा स्टेप लूंगा, सिस्टम सराउंडिंग के साथ एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम आ जाएंगे। तभी जो स्टेट फंक्शंस है उसमें भी बहुत ही माइनर वेरिएशन आएगा, क्योंकि छोटा वाला स्टेप लेता हूं, माइक्रोस्कोपिक स्टेप, इतना छोटा स्टेप कि आप उसको देख ही नहीं पाओगे। समझ में आया?
तो बहुत ही बड़े टाइम पीरियड के बाद आपको प्रोसेस खत्म होती देखने मिलेगी। तो आप इनिशियल पॉइंट में देखने के बाद अगर फाइनल पॉइंट पे देखोगे तो आपको लगेगा कि प्रोसेस हो गई, मगर होती देख नहीं पाओगे क्योंकि बहुत ही स्लो रेट वाली रिएक्शन थी। ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ ऑल द रिएक्शंस आर नोन एज thermodynamically reversible reaction because each and every microscopic steps of that thermodynamical reversible reactions establish the equilibrium state with system and surrounding. Ready? Between system and surrounding. Ready? So let's see here. State of system changes one form to another form with very slow rate. At that process, difference in state function is very low. Ready? This phenomena is known as thermodynamically reversible reaction. जितनी भी रिएक्शन बहुत ही स्लो रेट से होती है, जिसे आप माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, वो सभी के सभी थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल रिएक्शन है। In this type of process, equilibrium established between system and surrounding in each microscopic step. तभी एक छोटा वाला माइक्रोस्कोपिक स्टेप होगा, तभी जो स्टेट फंक्शन में चेंज होगे वो चेंज बहुत ही माइनोर होगे, टेंस टू जीरो, क्योंकि हर एक स्टेप का आपको ऐसा ही लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं, अभी कुछ हुआ ही नहीं तो एनर्जी चेंज कहाँ मिलेगा, आपको ऐसा फील होगा, क्योंकि सब छोटे छोटे स्टेप में जो स्टेट फंक्शंस का जो चेंज होगा, जैसे एनर्जी का चेंज होगा, वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, सो लाइक evaporation of water, body growth, all of that type of examples are thermodynamically reversible reaction. ठीक है बच्चों, आपको अगर कोई पूछे कि भाई जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन क्या है, तो उसका भी लिमिटेशन है। क्या है ये लॉ? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक तभी फॉलो हो सकता है जब दो सिस्टम एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होकर थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं, मगर वो तभी पॉसिबल होगी कि जब दोनों के दोनों सिस्टम हीट कंडक्टिव हो गए। ठीक है, सो दैट सिस्टम मस्ट बी हीट कंडक्टिव, देन इट कैन फॉलो द zeroth law of thermodynamics. That is the limitation of zeroth law of thermodynamics. Ready? So today we complete the thermodynamically reversible process in zeroth law of thermodynamics, right? And in our next lecture we will discuss about the first law of thermodynamics. So till that lecture, goodbye my dear friends. Jai Shri Krishna.